हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने नाइन्थ एंट्रेंस का सॉल्यूशन जो ड्यूटी सोसाइटी में टेस्ट सीरीज चल रही है, जो संडे में टेस्ट हुआ था, उसका सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने हाजिर है। ठीक है, आप मुझे जानते हो कि मेरा नाम जिया मोहसिन है और मैं मैथमेटिक्स ड्यूटी सोसाइटी में पढ़ाता हूं, मतलब फैकल्टी मैथमेटिक्स की फैकल्टी में से हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ। तो जो मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे कि आउट ऑफ 85 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 85 में से। तो अपने में जो हमारी टेस्ट सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट था वो 31st नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट था। अच्छा, 31st वाला क्वेश्चन था कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3, मतलब दो रेशनल नंबर का सम -3 दे रखा था, जिसमें से एक नंबर जो था वो -10/3 था। पूछा गया था कि जो अदर नंबर होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा बोला गया था कि दो रेशनल नंबर का सम -3 है, जिसमें से एक नंबर -10/3 है। मतलब ये जो नंबर है ये आपके पास एक वन नंबर है। ठीक है, अदर नंबर आपसे पूछा था, मान लेता हूं कि जो अदर नंबर है वो किसके बराबर है, वो x के बराबर है। तो इन दोनों का सम ये है, तो बोलेंगे ये दोनों x प्लस -10/3 इज इक्वल टू -3, इस ब्रैकेट के बाद प्लस है, क्या कोई साइन में चेंज होगा? नहीं होगा। तो -10/3 इज इक्वल टू -3, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो x बराबर होगा -3 प्लस 10/3, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो नीचे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ मिलेगा -9 प्लस 10, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 के बराबर। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन रेशनल नंबर चैप्टर का था, सेकंड वाला क्वेश्चन भी रेशनल नंबर चैप्टर का है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पूछा गया था रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज, मतलब आप जानते हो कि एक रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, एक रेसिप्रोकल होता है, या उसी रेसिप्रोकल का जो दूसरा नाम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और बहुत घटिया लैंग्वेज में बोलते हैं उल्टा। मतलब होता है क्या है ना कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चेंज होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में चेंज होता है। तो आप देखो, अगर आप मान लो आपके पास एक 5/3 है, तो जब आप 5/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 3/5 मिलेगा। अगर आपके पास -5/3 है, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो मिलेगा -3/5। तो आपने क्या देखा कि जब पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल किया जाता है तो आंसर पॉजिटिव आता है ऑलवेज, और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल किया जाता है तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, तो आप देख रहे हो जब नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल किया जाता है तो आंसर क्या आता है, ऑलवेज नेगेटिव आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33, एक और आपके रेशनल नंबर का क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया था द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 की होल पावर -2। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक हमारा बहुत फेमस डायलॉग है कि जो हम गलत सोचते हैं वो ऑप्शन में होता है। ठीक है, जो भी हमें मन में आता है कि ये इसका आंसर होगा वो ऑप्शन में जरूर मिल जाता है। पूछा गया था कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अभी बताया आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। लेकिन सुनना, पहले हम पूरी चीज को सॉल्व करते हैं, देन उसी के बाद बताएंगे, क्योंकि हमें इस पूरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो पहले मैं इस पूरी चीज को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। नेगेटिव पावर से पॉजिटिव बनाना हो तो इसका उल्टा कर लेते हैं, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना मिलेगा, बोलो, 3/1 की होल पावर 2 हो जाएगा। कितना मिलेगा, 9/1। तो अब इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा था कि 9/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 9/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/9। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34, एक एक्सपोनेंट इन पावर का एक क्वेश्चन, जहां बोला गया है 8 की पावर 4/3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब भी आपके पास कोई कंपोजिट बेस दे रखे ना, तो आप उसको प्राइम बेस में तोड़ लो। जैसे 8 है तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 की होल पावर, ये कितना, 4/3। और हमने बताया था जब पावर के ऊपर पावर होती है ना बच्चों, आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 3 से 3 ये क्या होगा, कैंसिल होगा। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन जो एज के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, बोला गया है कि 20 years ago my age was 1/3 of what it is now my present age is। पहले हम मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है बच्चों
वो आपका किसके बराबर है, x ईयर्स के बराबर। तो मैंने आपको सिखाया था वर्ड प्रॉब्लम में, मैंने बोला था एज वाले में दो वर्ड बहुत कॉमन है यूज करना, एक वर्ड यूज करता है एगो और एक इस्तेमाल करता है नाउ। एगो इस्तेमाल होता है पुरानी पहले की चीजों के लिए, तो जहां एगो आता है वहां माइनस आता। नाउ दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाउ कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट एज के लिए और कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है बाद के लिए, और बाद के लिए क्या आएगा प्लस। जैसे मैंने बोला 15 years फ्रॉम नाउ, तो मतलब अभी से 15 साल बाद, मतलब x प्लस 15। जैसे मैंने बोला 15 years ago, मतलब अभी से 15 साल पहले, तो बोलूंगा x माइनस 15। तो यहाँ क्या बोला गया 20 years ago, अभी प्रेजेंट एज x है तो 20 years ago क्या होगा बच्चों, x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। My age was 1/3 of what it is now, मतलब अभी, और अभी मैंने बोला था नाउ दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट एज के लिए और बाद के लिए भी। तो अभी जो नाउ का इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए, प्रेजेंट एज के लिए, और प्रेजेंट एज क्या है, x है, ठीक है। बस सॉल्व करना है, x को इधर लो, उसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का x अपॉन 3 उसको उठा के उधर ले जाओ, प्लस का 20, एलसीएम ले लो, ऊपर क्या मिलेगा बच्चों 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, मतलब 2x बराबर होगा 20 इनटू 3, x बराबर होगा 60 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 30 इयर्स। तो प्रेजेंट एज जो होगी वो किसके बराबर होगा 30 इयर्स, मतलब करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आपने देखा होगा जब कोई पेपर आता है 9th 10th का, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें से यही क्वेश्चन हमने एक ऐसा दिया था जो आपका क्लास 9th में दे रखा है, लेकिन हमने इसको इंट्रेंस में पूछा गया था, ठीक है। हमने एक इंट्रेंस में क्वेश्चन दिया, क्या बोला गया, एक पैरेललोग्राम, मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, अच्छा पैरेललोग्राम भी सही नहीं बना, डायग्राम का नहीं जाना है, सिर्फ भावनाओं को समझना है, भावनाएं बोले तो फीलिंग को समझना है, ठीक है। एबीसीडी अपने पास एक पैरेललोग्राम है, बोला गया कि द सम ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, आप ये दो पड़ोस वाले एंगल, एडजेसेंट बोले तो पड़ोस वाले एंगल, आपने इनका एंगल बाइसेक्टर बनाया। एंगल बाइसेक्टर मतलब वो एंगल जो उस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें पार्ट करते हैं, दो इक्वल वाले पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। आपको बताना है कि इन दोनों का जो सम होगा वो आपका किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। जब ये चीज हम 9th में सिखाते हैं ना, तो हम डायरेक्ट बताते हैं कि ये जो होगा वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। चलो यहाँ इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आप जानते हो एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। एक प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा, मान लेता हूं कि ये एंगल आपके पास x है, तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपके पास x हो जाएगा ना x। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और मान लेता हूं ये y है तो ये भी y हो जाएगा। क्या एंगल a की जगह x प्लस x लिख सकता हूं, और x प्लस x मतलब क्या होगा 2x। क्या एंगल b की जगह y प्लस y लिख सकता हूं, मतलब 2y इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। और यहाँ से आप 2 कॉमन लो तो कितना मिलेगा, बोलो जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितना आएगा 180 अपॉन 2, मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पैरेललोग्राम द सम ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, मतलब उन्हीं का जो सम होगा, मतलब इन दो एंगल का सम किसके बराबर होगा, तो आपका आंसर कितना होगा 90 डिग्री, मतलब करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्क्वायर स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड 6072 में, क्या लीस्ट नंबर ऐड करें ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। मैं ऑप्शन से भी इसको सॉल्व करता हूं और तरीका भी आपको सिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, बोला गया कि इसमें लीस्ट नंबर से क्या ऐड करें ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो ऑप्शन से बहुत आसान है सॉल्व करना, कैसे, आप जानते हो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। अब देखना, अगर मैं 6 को 2 में ऐड करता हूं 8 आ रहा है, आ ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में। अच्छा, अगर मैं 6 को 2 में ऐड कर रहा हूं, क्या आ रहा है 8 आ रहा है, आ ही नहीं सकता। अगर मैं 0 को 2 में ऐड कर रहा हूं, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, आ ही नहीं सकता। 2 को 2 में ऐड कर रहा हूं 4 आ सकता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, और ये तो ऑप्शन से सॉल्व हो गया, और आप ऐसे कर सकते हो जो हमने आपको क्लास में सिखाया कि जब भी किसी
नॉन परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का। किसका यूज करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, चलो बार लगाया, इस पे बार लगाया, इस पे बार लगाया। जो लेफ्ट साइड वाला बार है उसके अंदर जो नंबर है या तो परफेक्ट होगा या वो नॉन परफेक्ट होगा। अगर वो नॉन परफेक्ट है तो आप उससे पहले वाला परफेक्ट देखो, तो 60 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? 49। आप क्या बोलोगे? 7 7 जा 49। अच्छा 10 में से 9 गया बचा 1, 5 में से 4 गया 1। अब पूरे बार को एक साथ उतारा, जो नंबर यहाँ लिखा होता है सेम नंबर उसके नीचे वही लिखते हैं। 7 और 7 क्या है? 14। बच्चों इधर और इधर नंबर क्या आना है? सेम आना है। लेकिन आप जानते हो लास्ट में तो 2 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, हमने एक चीज और बताया था कि जब वो बात करता है ऐड करने की तो जो भी नंबर लिखेंगे ना यहाँ पे वो इससे बड़ा होना चाहिए। अगर वो बोलेगा सबट्रैक्ट करना तो हम क्या करेंगे? इससे छोटा लिखेंगे। चलो पुट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 7, इधर 7 तो इधर भी 7, तो 147 into 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी लगा। ठीक है, 7 4 जा 28, 32, 3 कैरी लगा, 7 7 1029। कम आ रहा है? नहीं लिखूंगा। अब 147 नहीं आया, अब 148 पुट कर लेते, 8 पुट कर लेते, 8 8 जा 64, 6 कैरी लगा, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 का 3 8 9 10 11 1184 ज्यादा आ गया, इसको यहाँ पे लिख देते। यहाँ पे क्या है? 8, यहाँ पे क्या है? 8 1184। अब जब उल्टा माइनस कर लो, उल्टा माइनस करो, कोई झंझट मत छोड़ो, अपने को तो आंसर निकालना है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, तो आपका आंसर कितना होगा? 12। ठीक है, ऑप्शन से लेके कर सकते हो, आप बिना ऑप्शन के कर सकते हो। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। एक बड़ा सा स्क्वायर रूट है, फिर दे रखा है 1 + 23 अंडर रूट 1 + 24 अंडर रूट 1 + 25 अंडर रूट 26 into 28 + 1। ठीक है, अच्छा जब बहुत सारे रूट दे रखे होते हैं ना तो सबसे पहले वो रूट सॉल्व किया जाता है जो सबसे अंदर होता है। ठीक है, सबसे अंदर वाला रूट सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे अंदर वाले रूट पे पहले आप क्या लगाओगे? बॉड मास लगाओगे। ठीक है, तो 26 को आप सबसे पहले क्या करोगे? 28 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बाकी सबको ऐसे लिख देते हैं। 1 + 24 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 25 स्क्वायर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 728 + 1। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1 + 23 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 24 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 25, 728 + 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 729। और अंडर रूट 729 कितना होता है आपके पास? 729 मतलब होता है 27। अंडर रूट 729 की वैल्यू कितनी होती है? 27 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट ऑफ 1 + 23 को ऐसे रखा, अंडर रूट ऑफ 1 + 24 को भी ऐसे रखा। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 25 को 27 से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 से कितना हो जाएगा? 35, 35 का 5, 3 कैरी लगा, 7 to the 14, 14 15 16 17, 5 to the 10, 2 to the 4 और एक 5, 5 7 6, 675। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1 + 23 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 24 और ये मिलेगा आपको 676। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 676 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। आपको हमने जीएम बताया था एक अंडर रूट ऑफ 676 बार लगाओ, लास्ट में क्या है 6, तो क्या क्या आ जाएगा? क्या क्या आ सकता है? 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, इस बार का काम खत्म। 6 2 का स्क्वायर तो 3 का 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 मतलब बराबर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 36। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 23 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 24 into 26। ठीक है, अब बस करना क्या होगा? इस 24 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 जा 24, 4 का 4, 2 कैरी लगा, 6 2 जा 12 और 14, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो 4 8 4 12, 4 5 6, तो 6 से 24, तो 1 + 23 और 6 से 24 प्लस 1 625। स्क्वायर रूट ऑफ 625 किसका होता है? 25 का। ठीक है ना, अब बस करना क्या होगा? इस 23 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 25 × 23, 5 3 जा 15, 1 कैरी लगा, 3 2 जा 6 और 7 5 2 जा 10, 1 कैरी लगा, 2 2 जा 4 और 5 5
7 5 575 575 और 1 कितना मिलेगा 576। आप उससे जीएम से निकाल सकते हो 576, 4 और 6 आएगा 2, तो 2 3 6, 2 3 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है तो कौन सा लिखोगे बड़ा वाला, तो नंबर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। if square root of 16 upon 49 is equal to n upon 49, सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू 4 होती है, अंडर रूट 49 की वैल्यू 7 होती है, n upon 49 स्क्वायर से काट दो, 7 7 जा 49, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 25 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। अगर किसी नॉन परफेक्ट क्यूब को परफेक्ट क्यूब बनाना होता है बाय मल्टीप्लाई, तो हम किसका यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का। चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अच्छा, क्यूब के लिए दो 5 है, एक और 5 चाहिए, तो लीस्ट नंबर क्या होगा, वो लीस्ट नंबर आपका 5 हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ माइनस ए का क्यूब इनटू क्यूब रूट ऑफ माइनस बी का क्यूब। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ माइनस ए क्यूब, इसको बोल सकते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ ए का क्यूब। ठीक है, माइनस बाहर आ सकता है क्यूब रूट से, ऐसे इसको बोल सकते हो माइनस क्यूब रूट ऑफ बी का क्यूब। अब क्यूब रूट और अच्छा क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हुई, क्या मिला माइनस ए, और यहां से भी वो कैंसिल होगा, क्यूब रूट से क्यूब, तो क्या मिलेगा माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर क्या होगा ए बी। ए बी मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया था, और क्लास में तो बताते ही इस तरह की तरह पढ़िए। बोला गया था द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ व्हिच इज द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। मतलब आपको एक कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉर्ड बनाई गई। ठीक है, मान लेते हैं कॉर्ड ए बी, और जिसकी रेडियस, सर्कल की जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, हमने बताया था सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है एक कॉर्ड पर, तो बच्चों वो उस कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। मतलब जो AD होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर ले आओ तो माइनस 25, कितना मिलेगा 144। तो AD की वैल्यू आएगा रूट 144, और रूट 144 मतलब कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा AD 12 सेंटीमीटर है, ये भी तो 12 होगा ना, आपको पूरी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो कॉर्ड AB जो होगा बराबर होगा 2 × 12, और 2 × 12 मतलब कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। एक 11th एंट्रेंस में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। एक आध कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ABCDEF, ऐसा पूछा गया था, कहते हैं ट्रेपेजियम। देखो एक तो आपको ट्रेपेजियम ABCD एक ट्रेपेजियम, चलो इसके अलावा ये भी तो एक ट्रेपेजियम है, ABEF भी एक ट्रेपेजियम है। अच्छा ऊपर वाला भी तो एक ट्रेपेजियम है, तो क्या बोलोगे CDEF भी ट्रेपेजियम है, तो कितना ट्रेपेजियम हो टोटल, 3 ट्रेपेजियम। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है कि इफ द नंबर, एक नंबर है 517x324 is completely divisible by 3, then the smallest whole number in place of x will be। तो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो वो कब होता है, जब उनकी सारी डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो साइड एक पर सम कर लेते हैं, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 4, 18 + 4 कितना हो जाएगा 22। क्या 22 आपका 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। ठीक है, अब 3 से डिविजिबल उसके बाद कौन सा होता है, तो आप जानते हो कि 3 8 का कितना होता है 24 होता है, तो 24 होता है, तो वो x की वैल्यू लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी जो है उसका आंसर।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द नंबर क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो भी इसी का क्वेश्चन जो है इफ द नंबर एक नंबर 91876x2 is exactly completely divisible by 8 then the smallest whole number in place of x will be। अच्छा जब 8 की बात करते हैं तो हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अगर 8 की बात करते हैं तो हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट नंबर जो है वो आपका किससे डिविजिबल हो जाए 8 से, तो होल नंबर जो होता है वो आपका किससे डिविजिबल हो जाता है 8 से। तो एक एक करके ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 6, पहला ऑप्शन इसका 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये मिलेगा 612। अगर आप 612 को 8 से डिवाइड कर दो 8 6 48 7 8 8 7 56, 11 में से 6 गया कितना बचा 5, नहीं डिविजिबल होगा तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 2, अगर 2 पुट करोगे तो मिलेगा 622, 622 को करके देख लो 8 7 56, 12 में 6 गया 6, 8 64, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है 3, अगर 3 पुट करोगे तो मिलेगा 632, इसका करके देख लो 8 7 56, 13 में से 6 गया 7, 8 9 72, तो ये तो डिविजिबल हो रहा है। एक और ऑप्शन करके देख लेते हैं तो हो रहा है, 4 वाला भी करके देख लेते हैं 4, तो 6 4 2, 8 8 64, ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया भैया, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 और b रेशियो c इज इक्वल टू 5 रेशियो 9। पूछा गया a रेशियो b रेशियो c किसके बराबर होगा, ठीक है। मैंने बोला सेम नंबर के नीचे सेम को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, फर्स्ट रो का फर्स्ट वाला सेकंड रो के फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रो का फर्स्ट वाला सेकंड रो के फर्स्ट वाले के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अच्छा फर्स्ट रो का लास्ट वाला बहुत चालाक, फर्स्ट रो का लास्ट वाला बहुत चालाक सेकंड रो के सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो का लास्ट वाला b और सेकंड रो के सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो b से भी होगा और b c से भी होगा। a रेशियो b कितना 3 रेशियो 4 5 रेशियो 9। क्या बोला, फर्स्ट रो का फर्स्ट वाला सेकंड रो के फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, 5 3 15। फर्स्ट रो का लास्ट वाला बहुत चालाक सेकंड रो के सबसे मल्टीप्लाई, तो ये आपका a रेशियो b रेशियो c मिल जाएगा। 15 रेशियो 20 रेशियो 36, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो a। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का इक्वेशन a - 1 upon a is equal to 2 और a square plus 1 upon a square पूछा है, ठीक है। तो बस करो क्या, इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, इधर स्क्वायरिंग करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। कितना मिलेगा बोलो, a square plus 1 upon a square minus 2 times of a into 1 upon 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। a square plus 1 upon a square की वैल्यू चाहिए -2, उधर जाएगा तो +2, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसी चीज को अपने वाले जीएम से हमने बताया था क्या कि अगर x - 1 upon x a के बराबर है तो x square plus 1 upon x square क्या होता है बच्चों a square plus 2। तो ये बस इसका स्क्वायर करते 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 ऐड कर दो 6, तो आंसर 6 आ जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाता है a। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है कि अगर 6x² yz को अगर आप डिवाइड करते हो किससे 3xy से तो कितना मिलेगा। बहुत आसान बच्चे वाला क्वेश्चन है। तो 2 मिला, एक x मिला और एक z मिला, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बोला गया है कि व्हाट मस्ट बी एडेड x³ + 3x - 8 में क्या ऐड करो कि आपको दूसरी चीज मिले। मान लेते हैं मैंने इसमें ऐड किया y और y को ऐड करने पर क्या मिला 3x³ + x² + 6। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आप इन सब को उठा के उधर लेके चलोगे तो बोलोगे y बराबर होगा 3x³ + x² + 6। LHS 4h में जा रहा है, साइन चेंज हो जाएगा, 3x³ - x³ कितना मिलेगा 2x³, x² तो है ही नहीं कोई 6, अच्छा -3x का भी कोई साथ ही नहीं है, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट 2x³ + x² - 3x + 14, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो क्या बोलेंगे 30/100 के बराबर हो जाएगा और 0 से 0 काट दो
कितना मिलेगा 30, 3/10 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 51 में इनकम ऑफ पर्सन, एक आदमी है, उसकी जो इनकम है ना वो 50,000 रुपए, ठीक है। ही पेज इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स पे करता है 15%। फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स का सिर्फ अमाउंट निकालना है। तो ये बहुत आसान था, सिर्फ आपको 15% कर देना है उसकी टोटल का। टोटल कितना है उसका 50,000। एक शून्य से एक शून्य गया, एक शून्य से एक शून्य गया, 15 5 होता है 75, 7500। तो आंसर होगा 7500। मतलब करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। T2 की बोला गया कि एन आर्टिकल कॉस्टिंग रुपीज, एक आर्टिकल की कॉस्ट रुपीज 100 रुपए है, बेचा गया है, एसपी जो है वो रुपीज एक्स है। आपको लॉस परसेंट बताना है। लॉस परसेंट बराबर किसके होता है बच्चों, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, मतलब 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100। तो इसी के टर्म में आंसर पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100, मतलब ए ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल के बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल मान लेते हैं ₹1 के बराबर है। किसके बराबर है, ₹1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स क्या होगी, तो 21 आर्टिकल की कीमत में 21 नहीं है, 21 आर्टिकल की कीमत जो है वो एसपी ऑफ 18 आर्टिकल के बराबर है। मतलब किसके बराबर है, ₹18 के बराबर होगी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं एसपी ऑफ 18 आर्टिकल क्या होगा, देखो अगर ये चीज इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना। तो 18 आर्टिकल की प्राइस 18 नहीं होगा, वो किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा। तो आपको वैसे दिख रहा है कि 18 नहीं वो बढ़ गया, तो आपको दिख रहा है कि वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको तो पहले बताना है गेन होगा लॉस होगा। तो आपको दिख गया एसपी जो है वो सीपी से क्या है, ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। अच्छा गेन आपको फाइंड करना है, गेन परसेंट किसके बराबर होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 के बराबर होता है। गेन होता है एसपी माइनस, एसपी कितना 21 माइनस 18 और सीपी कितना 18 इंटू 100। 21 में से 18 गया कितना हो जाए 3/18 इंटू 100 कितना मिलेगा, तो 1/6 इंटू 100, 2 3 6, तो कितना मिलेगा 50/3%। 50/3% मतलब ये क्या हो जाएगा 16/48। हाँ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16/2/3%, मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक क्लास इंटरवल दे रखा था 50 से लेके 60 तक का, उसका क्लास मार्क पूछा था। क्लास मार्क बच्चों बराबर होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद में दे रखा होता है उसको अपर लिमिट बोला जाता है, जो पहले दे रखा होता है उसको लोअर लिमिट बोला जाता है। तो 60 प्लस 50/2 मतलब 110/2 और 110 मतलब 55। तो क्लास मार्क जो होगा 55 के बराबर होगा, करेक्ट ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। अच्छा मीन बराबर होता है किसकी, सम ऑफ, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको लिखवाया था लेकिन यहां करके बता देता हूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। शुरुआत की 10। अच्छा सम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड का, तो सम का फॉर्मूला होता है ऑड का n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर, ये तो होता है ना सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n किसके बराबर होता है n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कितने ऑड नंबर, शुरुआत के 10 ऑड नंबर। शुरुआत के 10 ऑड नंबर मतलब n की वैल्यू क्या होगी 10 का स्क्वायर। कितने ऑड नंबर है 10, तो 1 10 से 10 कैंसिल होगा, आपका आंसर सिंपल 10 के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56
जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मीन सिखाते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। हम सिर्फ जब हमने बताया कि x2 x3 xn, मान लेते हैं ये n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इन n ऑब्जर्वेशन का जो मीन था ना, वो x बार दे रखा था। पूछा गया था कि बताओ वैल्यू क्या होगी किसकी, समेशन ऑफ xi माइनस x बार की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये पूछा गया था, ठीक है। समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू n तक। तो हमने बताया था वहां पे डायरेक्ट आपको समेशन ऑफ xi माइनस x बार जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो, मान लो कि आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन है, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। चलो इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन क्या होगा, 1 + 2 + 3 अपॉन 3, 3 2 5 6, 6 बाई 2 3। इसका मतलब होता है xi माइनस x, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करो। समेशन मतलब उनको प्लस करते जाओ, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करो। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है 1, मीन क्या है -2, ठीक है। फिर क्या है, समेशन मतलब प्लस करो। सेकंड ऑब्जर्वेशन में से फिर मीन को माइनस करो, फिर प्लस करो। थर्ड ऑब्जर्वेशन में से फिर मीन को माइनस करो, फिर प्लस करो। तो 1 में से 2 जाएगा -1 + 0 + 1 -1 -1 + 1 0। तो आंसर कितना आ गया, 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 0। 0 मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम सिखाते हैं कि एक आउटकम है, एक इवेंट है ई, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी 0 से कम नहीं हो सकती। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। की तरफ क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया बच्चों द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है -6, 2 और इसका क्या पूछा गया है, एब्सिसा पूछा गया है। एब्सिसा मतलब होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट। हमने बताया था पॉइंट्स में जो पहला वाला रिप्रेजेंट होता है वही एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और यही क्या होगा, एब्सिसा होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, -6 मतलब ए ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है ऑन जॉइनिंग द पॉइंट इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन दैट ग्राफ इज कॉल्ड। अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो उस ग्राफ को बच्चों क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लीनियर ग्राफ। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन 60 में एक फिगर दे रखी है और ये शेडेड रीजन है। इस शेडेड रीजन का अपने को एरिया फाइंड करना है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को शेडेड रीजन का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ई। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो इसका एरिया आ जाए। यहां से बोल सकते हैं एरिया ऑफ फिगर। कौन सी फिगर है बच्चों, ये ए बी सी ई। ए बी सी ई का जो एरिया फिगर होगा क्या होगा, उस पूरे ट्रायंगल में से, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ई सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, हाफ बेस यहां से लेके यहां तक 4 + 2 6, हाइट ये होगा 2, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, बेस क्या होगा ये, तो कितना 6 -1, तो आंसर होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। अगर कोई आपको परेशानी रहती है, अगर किसी चीज में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या आपके पास नंबर भी है उस पर मैसेज करके भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत और टाइम बचा है तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर नाम भी आ जाएगा, और नाम आ जाएगा तो फिर लाइफ में मजे ही मजे आएंगे। वरना फिर 11th एंट्रेंस का कहीं देना पड़ेगा यार, 11th एंट्रेंस का देना पड़ेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। तो ट्राई करेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें। कोई डाउट रहता है आप पूछो, बिल्कुल पूछो, आपका हक बनता है पूछने का डाउट। कोई बात अगर समझ में नहीं आती है आपको, ठीक है, याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना है कि जब तक गेम में आएंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।